बच्चों नमस्कार। मैं डॉक्टर अश्विनी कुमार। बच्चों आज हम बात करेंगे इतिहास विषय के बारे में कि इतिहास को कैसे पढ़ा जाए कि हमको कम समय में आसानी से इतिहास को जो है समझ सकें। उस इतिहास की समझ से वर्तमान में हम अपने जीवन में, समाज में और देश में सुधार लाएं और भविष्य को बेहतर बनाएं। तो हम समय को बचाते हुए बात करते हैं इतिहास की। तो इतिहास, जैसा कि ये आप शब्द देख रहे हैं इतिहास, इति का मतलब ऐसा और हास का मतलब होता है हुआ अथवा घटित हुआ था अथवा घटित हुआ था। इति का मतलब ऐसा, जो हम इतिहास पढ़ रहे हैं, जो उसमें हमको विवरण मिलता है, चाहे वो साहित्यिक साक्ष्य हो चाहे पुरातात्विक साक्ष्य हो, जो कुछ भी हमें मिलता है तो उससे हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि ऐसे ऐसे घटनाएं घटित थी, तो वही पढ़ते हैं हम इतिहास में ऐसा हुआ था। इति का मतलब ऐसा, हास मतलब ऐसा हुआ था। अब ऐसा हुआ था, वो जब हम इसको जानते हैं तो देखिए होता क्या है कि इतिहास की अगर हम साइंटिफिक बात करें, जैसे आप विज्ञान की परिभाषा में पढ़ते हैं कि किसी वस्तु के सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, उसी तरीके से इतिहास के बारे में ये है कि इतिहास को पढ़ने के लिए अगर इसकी एक वैज्ञानिक तरीके से परिभाषा दी जाए तो किसी भी घटना, क्योंकि इतिहास में जो घटनाएं घटी हैं वो घटनाएं जिनका सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक या सांस्कृतिक महत्व है, तो किसी भी घटना के सुव्यवस्थित, सुसंगठित एवं क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। तो इतिहास, जब हम इतिहास पढ़ेंगे, अभी तो मैं केवल परिचय के रूप में बता रहा हूँ, जब इसको डिटेल हमको पढ़ाना होगा तो हम आपको अच्छे से बता देंगे कि इतिहास को कैसे कैसे हम समझेंगे। अब इतिहास की जब हम बात करेंगे तो इतिहास में होता क्या है कि जब हम इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं तो हम अब से जो बीते समय घटनाएं कौन सी हम पढ़ रहे हैं, जो पीछे समय बीत चुकी हैं। यानी कि जैसे आज से हम बात करें तो इतिहास में जब पीछे जाते हैं तो कुछ चीज़ों को अध्ययन के लिए हमें साक्ष्य मिल जाते हैं। वो साक्ष्य साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों होते हैं। कुछ ऐसे अध्ययन होते हैं जहाँ पे हमें कुछ साहित्यिक या साक्ष्य मिलते हैं या फिर पुरातात्विक मिलते हैं। तो और उसके पहले के जब हम अध्ययन करने जाते हैं तो हमें कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इसलिए इतिहास के पढ़ने के जो, इसको बांटने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 3 भाग में बांट लेते हैं। प्रागैतिहास, आद्य इतिहास और इतिहास। होता यह है, इसे 3 भागों में बांट लेते हैं। होता है कि प्राग इतिहास होता है कि जहां के अध्ययन के लिए हमें साहित्यिक व पुरातात्विक कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। उस काल के निर्धारण के लिए, पढ़ने के लिए जो सामग्री हमें मिल जाती है, जो कुछ भी मिल जाता है, उसे हम प्रागैतिहासिक काल की श्रेणी में रखते हैं। जैसे कि भारत में पाषाण काल रहा, ताम्र पाषाण काल रहा, वो किस श्रेणी में आता है? प्रागैतिहास की श्रेणी में आता है। फिर हम बात करते हैं कि आद्य इतिहास क्या होता है। तो इतिहास के निर्धारण के लिए 2 चीजें जरूरी हैं, एक तो साहित्य और दूसरा पुरातत्व। साहित्यिक साक्ष्य और पुरातात्विक साक्ष्य, जब ये 2 चीजें मिल जाती हैं, यानी जो मुझे साहित्य मिलता है उसके प्रमाणीकरण के लिए पुरातत्व मिल जाए, या फिर पुरातात्विक कोई सामग्री मिले और उसके प्रमाणीकरण के लिए साहित्य मिल जाए, तो जो है इतिहास हो जाता है। लेकिन यदि केवल हमें साहित्यिक साक्ष्य मिल रहा है, पुरातत्व नहीं मिल रहा है, और पुरातात्विक साक्ष्य मिल रहा है, साहित्य नहीं मिल रहा है, तो इतिहास के उस काल को, उस श्रेणी को हम आद्य इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आप बात करिए हड़प्पा सभ्यता की। हड़प्पा सभ्यता में क्या होता है कि हमें पुरातात्विक जो प्रमाण होते हैं इतिहास के निर्धारण के लिए खूब मिलते हैं, बहुतायत मिलते हैं, बहुत भरमार है उसकी, लेकिन उसके सापेक्ष उसको प्रमाणीकरण देने के लिए हमें साहित्य नहीं मिलता है। जो कुछ साहित्य का कुछ अंश हमें मिला है, कुछ अक्षर मिले हैं, उन्हें पढ़ा नहीं गया है। तो ऐसे में क्या होता है कि पुरातत्व
के आधार पर जो इतिहास हम निर्धारण करते हैं उसे आदि इतिहास की श्रेणी में करते हैं, अर्थात आपका जो हड़प्पा काल है वो आदि इतिहास की श्रेणी में आता है। दूसरे हम बात करते हैं वैदिक काल की। आप वैदिक काल देखेंगे, वैदिक काल में दो भाग है, एक ऋग वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल है। ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, यानी वैदिक काल में आप देखेंगे तो साहित्यिक साक्ष्यों की खूब भरमार है। वेद है, उपनिषद है, पुराण है, आरण्यक है, सारे ग्रंथ खूब मिलते हैं, लेकिन इस साहित्य के प्रमाणीकरण हेतु कोई भी पुरातत्व नहीं मिलता है। तो ऐसे में हम आदि इतिहास की श्रेणी में वैदिक काल को भी रखते हैं और हड़प्पा सभ्यता को भी रखते हैं। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट करिएगा। उसके बाद हम बात करते हैं इतिहास की। उस कालखंड का जहां से हमें साहित्य और पुरातत्व यानी ये दोनों एक साथ मिलने लगे, तो ऐसे इतिहास के ऐसे काल निर्धारण को हम इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। अर्थात जिस कालखंड के निर्धारण के लिए हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य भी हों और साहित्यिक साक्ष्य भी हों, उसके निर्धारण के लिए हमें क्या उसके इतिहास को हम क्या कहते हैं? ऐतिहासिक काल कहते हैं। समझ में आ गया? ये तीन चीजें हो गई कि इतिहास का कोई बंटवारा नहीं हुआ है कि हम उसे प्राचीन ऐतिहासिक काल कहें, आद्य ऐतिहासिक काल कहें या प्रागैतिहासिक काल कहें, वो हम अपने अध्ययन की सुविधा के लिए बांट रहे हैं। उसी तरीके से जब हम ऐतिहासिक काल की बात करते हैं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक कालीन। तो बच्चों ऐसा है, जैसे मैंने अभी बताया कि जो हम इतिहास का पढ़ना शुरू करते हैं तो वो हम पढ़ते हैं अपनी सुविधा के अनुसार कि जहाँ से हमें साहित्यिक और पुरातात्विक सामग्री मिल रही है वो क्या है? इतिहास है। जहाँ से इन दो में से कोई केवल एक मिल रहा है वो आदि इतिहास है, और जहाँ पे दोनों नहीं मिल रहा है कि उसे हम प्राग इतिहास करते हैं। उसी तरीके से जब हम इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं तो इतना ब्रॉड, इतना बड़ा सिलेबस है, इस सिलेबस को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं? इसे 3 से 4 खंडों में बांट देते हैं। जैसे इसमें एक खंड और आ जाता है विश्व इतिहास। तो बांट इसलिए लेते हैं कि हमने क्या कहा था, इतिहास की परिभाषा में हमने क्या था कि किसी भी घटना, किसी काल की जो घटनाएं हुई हैं या घटना घटित हुई है, उसके सुव्यवस्थित, सुसंगठित और क्रमबद्ध अध्ययन को हम क्या कहेंगे? इतिहास कहेंगे। तो ऐसे में क्या है, प्राचीन इतिहास हम पढ़ते हैं तो अमूमन ये होता है कि 6वीं शताब्दी ईस्वी तक, यानी 9वीं 10वीं शताब्दी के आसपास तक मोटा मोटी प्राचीन इतिहास माना जाता है। कुछ इतिहासकार इसे 6वीं शताब्दी से ही मान लेते हैं, यानी कि गुप्तों के काल के बाद जो है मध्यकाल शुरू होता है, हर्ष के काल के बाद जो है मध्यकाल शुरू हो जाता है। मोटा मोटी ये जान लीजिए, अगर हम भारतीय इतिहास की बात करें तो लगभग 1200 ईस्वी तक, प्रारंभ से 1200 ईस्वी, ये वही समय है जब भारत में तुर्क और आते हैं और यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करते हैं। और 1200 से लेकर लगभग 1800 ईस्वी तक के काल को हम मध्यकाल की श्रेणी में रखते हैं, और 19वीं शताब्दी के बाद के इतिहास को हम आधुनिक इतिहास की श्रेणी में रखते हैं। और विश्व इतिहास के तहत हम क्या है, विश्व की तमाम, जैसे भारत की संस्कृति है, हड़प्पा सभ्यता, वैदिक कालीन सभ्यता, उसी तरीके से प्राचीन, जब विश्व की हम बात करते हैं तो मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन सब सभ्यताओं को हम पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया की सभ्यता, तो इन सभ्यताओं को पढ़ते हैं विश्व इतिहास के तहत। तो होता क्या है कि 19वीं शताब्दी यानी आधुनिक काल हम निर्धारण ऐसे करते हैं कि भारत में जब अंग्रेजों ने सत्ता ले ली थी उसके बाद जो इतिहास बनता है, क्योंकि उस समय धीरे धीरे वैज्ञानिक चेतना आना शुरू हो गई थी, तो हम आधुनिक युग में प्रवेश कर रहे थे। इसको हम क्या कहते हैं? आधुनिक कालीन इतिहास की श्रेणी में रख लेते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं कि अच्छा इतिहास आप पढ़ते क्यों हैं, क्यों आवश्यक है? इतिहास पढ़ने से न तो आप IIT में इंजीनियर बनेंगे, इतिहास पढ़ने से न तो आप जो है डॉक्टर बनेंगे, इतिहास पढ़ने से न आप जो है अर्थशास्त्री बन जाएंगे। तो इतिहास क्यों पढ़ा जाता है? देखिए, इतिहास की प्रासंगिकता क्या है।
क्यों इतिहास आपको जानना चाहिए। जो जो भी समाज या व्यक्ति जब अपने इतिहास का अध्ययन कर लेता है तो उसे उस भौगोलिक क्षेत्र का, उस कालखंड के समय के पूरी जो है विस्तृत विवरण मिल जाता है समाज का, अर्थव्यवस्था का, राज व्यवस्था का और शासन का। होता यह है कि जो कुछ भी अतीत में गलतियां हुई हैं, चाहे सामाजिक स्तर पे हुई हों, चाहे राजनीतिक स्तर पे हुई, चाहे आर्थिक स्तर पे हुई है, चाहे मतलब प्रशासनिक स्तर पे हुई हों, हम उस गलतियों से वर्तमान में सीखते हैं और सीखने के बाद हम आज के समय में उसको समझते हैं कि हम कैसे वर्तमान को अच्छा करें और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य प्रदान करें। यही इतिहास की प्रासंगिकता है। और जो इतिहास नहीं जानेगा वो कुछ नहीं जानेगा। इतिहास के ही गर्भ में आपकी पूरी सभ्यता और संस्कृति उसी की गोद में है। जब तक आप इतिहास में नहीं जाएंगे, आप अपने समाज, सभ्यता, संस्कृति को नहीं जान पाएंगे। ऐसे में आप अगर अपने समाज, सभ्यता, संस्कृति को नहीं जान पाएंगे तो आपकी वैज्ञानिक चेतना जो है वो मानवीय जीवन के लिए कितना उपयोगी है, आप इसका आकलन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपकी जो भी उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां किसके लिए हैं? समाज के लिए हैं। समाज के लिए, हमारे जो है नागरिक जीवन के लिए, इसी के लिए है। इतिहास की यही प्रासंगिकता है। इसी का डिटेल अध्ययन हमें पढ़ना है। किस किस कालखंड में कैसे कैसे पढ़ा जाएगा, इन सारी चीज़ों को हमें अध्ययन करना है। अब हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की। जब हम प्राचीन इतिहास की बात करते हैं तो इसके तहत यह है कि प्रारंभ से लेकर जब से हमें कोई भी साक्ष्य मिलता है, चाहे वो आदि ऐतिहासिक काल हो, चाहे प्राग ऐतिहासिक काल हो, ऐतिहासिक काल हो, यानी कि पाषाण काल से लेकर छठी शताब्दी ईस्वी के आसपास का समय जो होता है वो प्राचीन इतिहास के समय में आता है। तो जब हम पाषाण काल की बात करते हैं, पाषाण मतलब होता है, पाषाण का मतलब होता है पत्थर, यानी ऐसा काल जिसमें मनुष्य के जीवन में जो महत्वपूर्ण घटनाएं या मनुष्य के उपयोग की जो महत्वपूर्ण धातु थी, जिसका उपयोग करके मनुष्य अपने जीवन को आसान बना रहा था, या शिकार कर रहा था, या जंगली जानवरों से बच रहा था, वो क्या था? पाषाण था, पत्थर था। इन्हीं पत्थरों के आधार पर ही पाषाण काल को भी हम 3 भागों में बांट देते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। अब देखिए, केवल पाषाण यानी कि केवल पत्थर के आधार पर ही इस पूरे काल का विभाजन किया जा रहा है, और कोई भी ऐसी सामग्री या धातु नहीं मिली है जिसका उपयोग मनुष्य कर रहा हो। लेकिन इस पूरा मध्य और नवपाषाण काल में भी मनुष्य के जो पत्थर यूज कर रहे थे, उन पत्थरों की डिजाइन और प्रकार के आधार पर इन तीनों का विभाजन किया जा रहा है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। और इसके साथ साथ मनुष्य के जीवन में जो और परिवर्तन आ रहे हैं, ये तो मैं केवल पत्थर की बात कर रहा हूँ, इसके साथ साथ मनुष्य के जीवन में पशुपालन कब आया, कृषि कब आती है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे पूरा पाषाण से लेकर नवपाषाण काल के तहत। बर्तन का उपयोग कब शुरू होता है, आग का आविष्कार कब होता है, चाक पे बर्तन कब बनना शुरू होता है, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे कहाँ तक? मध्य पाषाण काल के तहत। फिर पाषाण काल के बाद आपका शुरू होगा क्या? ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल के तहत बच्चों ये मतलब है कि अब पाषाण के साथ साथ क्या है? तांबा भी मिलने लगा। अगले सवाल आए कि मनुष्य द्वारा उपयोग की गई प्रथम धातु क्या थी? तो तांबा थी। तो पाषाण के साथ साथ अब तांबा भी उपयोग होने लगा। फिर तांबा के बाद तांबा में जब टिन मिलाया गया तो क्या बना? कांसा बना। पाषाण काल, ताम्र पाषाण, फिर कांस्य काल। कांस्य काल मतलब कि जो तांबा यहाँ यूज होता था उसके स्थान पे अब जो है हमें कांसा मिलने लगा, क्योंकि पहले कौन सी धातु खोज की गई? तांबा की खोज की गई। और जब टिन मिला और टिन को तांबे में मिलाया गया तो क्या बना? कांसा बन जाता है। तो कांसा के
कांस्य काल कब होता है? अब जैसे ताम्र पाषाणी काल की तमाम बस्तियां भारत में मिलती हैं, महाराष्ट्र में मिलती हैं, मध्य प्रदेश में मिलती हैं, राजस्थान में मिलती हैं, उनके कई नाम हैं, उसको विवरण हम बाद में बताएंगे। उसके बाद क्या आता है, जैसे हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समय में आप देखेंगे कांस्य की तमाम जो है कलाकृतियां मिलना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे में क्या होता है, कांस्य काल होता है। और जब ये इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद किसकी खोज हो जाती है, लोहे की। लोहे की जब खोज होती है तो उसको हम किस श्रेणी में रखते हैं, लौह काल की श्रेणी में रखते हैं। ये देखिए सारी चीजें हम किस में पढ़ रहे हैं, अभी प्राचीन भारतीय इतिहास में पढ़ रहे हैं। ये तो हमने धातु के आधार पर बताया। अभी उसके साथ साथ हमें ये देखना है कि मनुष्य कौन कौन से जो है कैसे जो है पहले पशुपालन कैसे सीखता है, फिर कृषि कैसे सीखता है, पशुपालन में कौन कौन से पशुओं को पालता था, कृषि हेतु कौन कौन से अनाजों का उपयोग करता था, इन सारी चीज़ों को हम पढ़ेंगे। उसके बाद जो है फिर हमें धीरे धीरे आएंगे, जब हम पाषाण काल के बाद आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वैदिक काल मिलेगा। और वहाँ पे बाकायदे जो है अनाजों की पूरी श्रेणी मिली है। तो हम आज परिचय के रूप में यहीं तक, आगे जो है विशेष विस्तृत रूप से हम कल से जो है आपका चैप्टर वाइज सिलेबस के अनुसार और कैसे कैसे पढ़ाना इस चीज़ के बारे में विस्तृत रूप से आपको हम आगे से बताते रहेंगे। धन्यवाद।